नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस में। प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में जो हमारी पिछली क्लास थी वो प्रागैतिहासिक काल पर आधारित थी। हमने इतिहास का विभाजन 3 फेज में किया, 3 चरणों में किया। हमने नहीं किया, ये विद्वानों ने किया, लेखन कला के आधार पर किया गया है इतिहास का विभाजन। ठीक है, 3 चरणों में 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है हिस्ट्री को। वो कौन से थे पिछली क्लास में आपने अध्ययन किया, उनका नाम है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज, आद्य ऐतिहासिक काल, अर्ली हिस्टोरिकल एज, टाइम या पीरियड या इरा। क्लियर है? ठीक है। और जो तीसरा फेज था उसका नाम है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिकल एज में केवल हमें जो जानकारी मिलती है, याद रखिए, जिस समय की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है, जिस समय की जो जानकारी होती है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित होती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित होती है, बेस्ड होती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। प्री हिस्टोरिकल एज की कैटेगरी में हम उसे सम्मिलित करते हैं। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें रिटन सोर्स नहीं मिले हैं, लिखित साक्ष्य, स्क्रिप्ट, ठीक है, लिपि कुछ भी नहीं मिला। और लिपि नहीं मिली यानी कि रिटन सोर्स नहीं मिले तो उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। सीधी सीधी बात है, जब आपके पास कोई पुस्तक होगी तभी आप पढ़ेंगे, और जब आपके पास पुस्तक ही नहीं है, किताबें ही नहीं है, तो आप पढ़ेंगे क्या? अभी यहाँ पे लिखा है तो आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये लिखित साक्ष्य है, इसे आप पढ़ लेंगे। अभी इसको मैं क्लीन कर दूं तो ये केवल मान लीजिए पत्थर है, केवल पत्थर है, स्टोन है, तो आप इसमें कुछ नहीं लिखा है, सपोज दैट ये हटा है, सब कुछ नहीं है, केवल प्लेन व्हाइट बोर्ड है, तो इसको आप बोलेंगे, मान लीजिए पत्थर स्टोन है, तो इसे बोलेंगे आप पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, प्रूफ। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। इसी में मैंने ये लिख दिया तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ, पत्थर के साथ पुरातात्विक साक्ष्य के साथ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ हमको रिटन सोर्स भी मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, तो हम पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन प्री हिस्टोरिकल एज में केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, कहने का तात्पर्य यह था मेरा, ठीक है, वहां पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले। बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा इसे लिटरली समझिए। ठीक है, केवल इतना समझने की बात है कि केवल हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले, रिटन सोर्स नहीं मिला, और नहीं मिला तो हम पढ़ नहीं सके। वहीं पे आद्य ऐतिहासिक में अगर हम आपको लेकर जाएं, अर्ली हिस्टोरिकल एज में, वहां पर आपको दोनों चीजें मिलेंगी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य एवं रिटन सोर्स दोनों मिलेंगे। लेकिन रिटन सोर्स को नहीं पढ़ा जा सका। ठीक है, रिटन सोर्स को नहीं पढ़ा जा सका। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वैदिक सभ्यता, जो वैदिक साहित्य थे उनको पढ़ा गया है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक में, अर्ली हिस्टोरिकल एज में आप हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन एवं वैदिक सभ्यता को सम्मिलित करते हैं। तो आप, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, उन्हें नहीं पढ़ा गया, क्योंकि कुछ सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, मान लीजिए सपोज दैट, कुछ उपकरण मिले हैं, टूल्स मिले हैं, तो उनमें कुछ लिखा गया है। ऐसा नहीं है कोरे नहीं मिले, प्लेन नहीं था, उसमें कुछ लिखा गया है। लेकिन वो जो लिखा गया है, हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें उनको पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन वहीं पे जब आप आद्य ऐतिहासिक काल में, अर्ली हिस्टोरिकल एज में वैदिक सभ्यता को शामिल करते हैं, तो वैदिक साहित्य की रचना हुई। तो वैदिक साहित्य, स्वाभाविक सी बात है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आप पढ़ते हैं, वैदिक ग्रंथ हैं ये सब, तो इनको आप पढ़ते हैं। तो फिर क्यों कहा जाता है कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य, रिटन सोर्स तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका? ठीक है, तो याद रखिए, अपवाद में वैदिक साहित्य रहेगा, क्योंकि वैदिक साहित्यों की जो रचना होती है ना मित्रों, वो लगभग आद्य ऐतिहासिक काल के समापन के दौर में होती है। ठीक है, जब आद्य ऐतिहासिक काल अपने अंतिम दौर में गुजर रहा होता है, तब वैदिक साहित्य सामने आता है। ये मानकर चलते हैं कि जो लिपि मिली है वो पढ़ा नहीं जा सका है। ये बात आद्य ऐतिहासिक में लागू होती है। अर्ली हिस्टोरिकल एज की बात की जाए, ऐतिहासिक काल की, वहां सब कुछ मिला है, सब कुछ पढ़ा गया है, इसमें कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कि ऐसी कोई लिपि नहीं मिली, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, तो पता है, आप जानते भी हैं
कि आद्य ऐतिहासिक काल जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल 3 फेज में डिवाइड हुआ था। प्रागैतिहासिक काल 3 फेज में 3 चरणों में डिवाइड हुआ था। एक तो पाषाण काल था, स्टोन एज, दूसरा कांस्य युग था जिसे कैल्कोलिथिक एज कहते हैं या कॉपर एज कहते हैं, और तीसरा लौह युग था, आयरन एज कहते हैं उसको। मित्रों, स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो पाषाण काल है ये पत्थरों की या पाषाणों की प्रकृति पर के आधार पर 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पत्थर के प्रकृति कहने का मतलब क्या है, जो पाषाण है, पत्थर है, उनकी प्रकृति कहने का मतलब क्या है, नेचर ऑफ स्टोन। क्योंकि देखिए हर युग में, मतलब सॉरी, हर टाइम पे जो एज चल रहा है पाषाण काल, लौह काल, फिर इसके अंदर 3 फेज पढ़ेंगे आप, तो यहां पर पत्थरों की जो प्रकृति थी, नेचर था, वो बदलता गया। कुछ पत्थर पहले के काल में छोटे छोटे औजार के रूप में थे, कुछ बड़े औजारों के रूप में, टूल्स के रूप में सामने आए, ठीक है। कुछ ऐसे नए नए उपकरण सामने आने लगे, टूल्स सामने आने लगे, तो वो के पत्थर के होते थे। तो ये कहलाती है पत्थरों की प्रकृति। पत्थरों की प्रकृति बदलती रही और इनका भी टाइम पीरियड बदलता रहा। तो कहने का मतलब यही है कि स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन। पत्थरों की, पाषाणों की प्रकृति के आधार पर पाषाण काल को 3 चरणों में डिवाइड किया गया। उनके नाम मैं पूर्व में उल्लेखित कर चुका हूं, अभी जान लीजिए। और मित्रों, पहला है पूरा पाषाण काल, ठीक है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो पैलियोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज बोलिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि मिसोलिथिक। मिसो का मतलब मिडिल, लिथिक मतलब स्टोन, तो मिडिल स्टोन एज। तीसरा पार्ट है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, एज, तो न्यू स्टोन एज या न्यूलिथिक एज, नव पाषाण काल। तो ये 3 भाग हो गए पाषाण काल के। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। और पूरा पाषाण काल अब फिर 3 चरणों में टूटा। पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड, पैलियोलिथिक एज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टोन, ठीक है। ये भी पत्थरों की प्रकृति के आधार पर टूटा। कैसे टूटा, तोड़कर देखते हैं। पहला पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, बस इतनी कहानी है। इन तीनों को अलग अलग हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जब ये तीनों हो जाएंगे तो हम दूसरे पाषाण काल के दूसरे फेज, दूसरे चरण में मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर नव पाषाण काल, पाषाण काल का समापन। इसके बाद आएगा कांस्य युग, उसका समापन, उसके बाद लौह युग। कांस्य युग और कॉपर एज और लौह युग, आयरन एज, उनमें डिवीजन नहीं किया गया, उनका बंटवारा नहीं है, बंटवारा इन्हीं का किया गया इतने सारे, ठीक है। पहले पाषाण 3 चरणों में टूटा, पाषाण का एक पार्ट और 3 चरणों में टूटा, यही थोड़ा सा बड़ा है। चलिए धीरे धीरे इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बता दिया करें कमेंट के माध्यम से, वीडियो देखने के बाद, कि जी हाँ मेरे द्वारा बताया गया, कहा गया कथन या उक्ति सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। चलिए पहला है मित्रों पूरा पाषाण काल। मोटे तौर पर पूरा पाषाण को जान लीजिए, हाईलाइटेड है क्या चीज, इसके बारे में जानिए, फिर इसके 3 भागों की चर्चा करते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इनके पार्ट्स की चर्चा ना करके केवल इससे प्रश्न उठा लिया जाता है, ठीक है। या तो इनमें से कोई एक प्रश्न दे देगा, इन तीनों के भागों, इन तीनों में से किसी एक का प्रश्न उठेगा और इनका नाम ना देकर इन तीनों का नाम दे दिया जाएगा, तो फिर आपको यहां पर नाम लगाना है, ठीक है, यहां पर टिक लगाना है। जैसे मान लीजिए ये कहलाती है फलक संस्कृति, ठीक है, फलक कल्चर कहलाता है। तो यहां पे अगर पूछ लिया कि फलक संस्कृति किस काल से संबंधित है, किस टाइम से संबंधित है, और ऑप्शन में ये नाम ना दिया फिर, और क्या नाम दिया, नव मध्य पुरा, तो फिर आपको लगाना होगा पूरा पाषाण काल का है फलक संस्कृति। उसके अंदर यदि पूछता है तो फिर मध्य का है, क्योंकि इसे कहा गया है फलक संस्कृति। आगे चर्चा होने वाली है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। तो चलिए पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, पता चल जाता है कि कोरोना है कि नहीं है, ठीक है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।
तो यहाँ पर कुछ लक्षण हैं, इस पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, पूरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपका समय पूरा पाषाण काल में जाता है। इट मीन्स पैलियोलिथिक एज में जाता है। क्लियर है? चलिए, अब पूरा पाषाण काल में मित्रों जो लोग थे ना पूरा पाषाण काल में, वो कृषि से अपरिचित थे। कृषि का ज्ञान इनका नहीं था। ठीक है, सॉरी, कृषि का ज्ञान इनको नहीं था इस समय पर। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। कृषि का ज्ञान नहीं था। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का ज्ञान नहीं था। अब भैया कृषि का ज्ञान नहीं था तो अनाज होगा नहीं। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स होंगी नहीं, खाद्यान्न फसलें होंगी नहीं, तो खाएंगे क्या? इसलिए ये जो थे इनका मानव जीवन इस समय का पूर्णतः प्राकृतिक था। मतलब इस समय के जो लोग थे, मानव थे, ह्यूमंस थे, वो टोटली कंप्लीटली प्रकृति पर निर्भर थे, क्योंकि खेती नहीं करते थे, प्रकृति में जो भी था उसको खाते थे। ठीक है, अर्थात ह्यूमन लाइफ वाज एब्सोल्युटली नेचुरल। ठीक है, पूर्णतः प्राकृतिक जीवन था इस युग के मानव जीवन का। पहला। दूसरा फैक्ट, ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि क्या खाते थे, इनके जीवनी का आधार क्या था? ठीक है, पेड़ खाते थे या पत्ती खाते थे, चारा खाते थे, क्या खाते थे, मांस खाते थे, क्या खाते थे? प्रश्न ये उठता है। तो याद रखिए, जीविका का जो मुख्य आधार था, मीन्स ऑफ लिविंग, अर्थात जीविका का साधन या कहीं आधार, वो शिकार करना था। शिकार को दूसरे शब्दों में आखेटक कहते हैं। कहते हैं ना, आप मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे, वहां पर आखेटक शब्द आएगा। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, हंटरिंग या हंटर, शिकार अर्थात हंटर, आखेटक अर्थात हंटर, शिकार करना हंटरिंग। ठीक है, तो शिकार या आखेटक इनके जीवनी का मुख्य साधन था। शिकार करके ये लोग मांस खाते थे। अब चौथा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये मांस कच्चा खाते थे या पकाकर खाते थे? तो याद रखिए, इस समय के जो मानव थे, जो मानव जीवन था, वो कृषि की भांति आग से भी अपरिचित था। आग का भी ज्ञान इनको नहीं था। ये महत्वपूर्ण बात है। और ये चीज याद रखिए, किताबों में ये आपको लिखा मिलेगा कि अग्नि का आविष्कार इस काल में नहीं हुआ। आग से ये लोग अपरिचित थे। कुछ किताबों मिलेगा, कुछ में मिलेगा आपको कि ये लोग आग से परिचित थे। तो याद रखिए, ये लोग आग के बारे में जानते थे। ठीक है, आग क्या है, अग्नि क्या है, फायर क्या है, इनको नॉलेज था इस बारे में, लेकिन उसका यूज क्या है ये नहीं जानते थे। ठीक है, इस समय का जो मानव जीवन था, ह्यूमन लाइफ थी, वो अग्नि के बारे में जानती थी कि ये अग्नि है, देखे रहे होंगे। अब मान लीजिए कोई अनजान आए और ये जान ले मार्कर है। ठीक है, तो अब वो जानता है कि ये कुछ है। ठीक है, इसे मार्कर कहते हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि इसका यूज क्या है, तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता फिर। तो इसलिए किताबों में मैक्सिमम यही कह दिया जाता है कि वो आग से अपरिचित थे, जबकि आग से वो परिचित थे, लेकिन उसके उपयोग का ज्ञान उनको नहीं था। ठीक है, दे हैड नॉलेज ऑफ फायर बट उसका यूज क्या था उसके बारे में नॉलेज उनको नहीं था, इसलिए ये कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, कच्चा मांस खाते थे, पका कर नहीं खाते थे, क्योंकि आग इनको पता ही नहीं थी कि आग का यूज क्या है, कि इसको खाना बनाने में किया जाता है, खाना पकाने में किया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, रॉ मीट खाते थे, रॉ मीट। अच्छा, पशुपालन का भी ज्ञान नहीं था इनको, पशु से मतलब नहीं था, पशु पाला जाता है, उनको तो जंगलों में पशु विचरण करते मिलते थे। ठीक है, पशुपालन का भी इनको ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो पशुपालन का ज्ञान नहीं था। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड आल्सो एनिमल हस्बेंड्री या कहें डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकी। मानव जीवन पूर्णतया शिकारी था। ठीक है, और खाद्य संग्राहक था, फूड कलेक्टर था। खाद्य फेजेस की बात करता हूं, ये बात नॉर्मली हो गई पूरा पाषाण काल। इसके 3 फेज देखिए, पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पूर्व पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज या कहें लोअर पैलियोलिथिक ईरा। ठीक है, इसे दूसरा नाम कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, इसे खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं। ठीक है, फूड कलेक्टर।
ठीक है, फूड कलेक्टर यहाँ आपने पढ़ा ना, खाद्य संग्राहक का भी काम करते थे। ठीक है, फूड कलेक्ट करना, तो खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, इतने नाम मिल जाए भ्रमित नहीं होइएगा, इसीलिए मैंने एक साथ इनको बता दिया है। ठीक है, चलिए इस समय के औजार कैसे हैं, आइडेंटिफाई कैसे होता है कि ये निम्न पूरा पाषाण काल है। तो याद रखिए इस समय कुछ टूल्स मिले, इस टाइम के कुछ टूल्स मिले, औजार मिले पत्थरों के। ठीक है, चलिए तो औजार देखिए, पहला जैसे क्वार्टजाइट या कहें स्फटिक। ठीक है, क्वार्टजाइट या कहें स्फटिक। हस्त कुठार, क्या हस्त कुठार, हस्त कुठार को हैंड एक्स बोलते हैं, नॉर्मली आप कुल्हाड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी है ना, हस्त कुठार हैंड एक्स। खंडक, खंडक अर्थात चॉपर। ठीक है, विदारणी अर्थात क्लीवर। ठीक है, ये 3-4 टाइप के कुछ औजार हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कि ये पूर्व पूरा पाषाण काल का समय था। ठीक है, चलिए इसमें 2 चीजें पढ़नी है, पहली तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, दूसरा हस्त कुठार संस्कृति। क्यों हमने ये इनको पढ़ना है इनको, देखिए यहां पर आपने चॉपर पढ़ा जिसे हिंदी में खंडक कहते हैं, तो एक प्रकार की एक संस्कृति हो गई, कल्चर हो गया। दूसरा आपने हस्त कुठार पढ़ा, पहली चीज हस्त कुठार ही मिली थी। ठीक है, उसकी चर्चा भी करेंगे। हैंड एक्स कल्चर बोल सकते हैं। तो देखिए चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति का मतलब क्या है, पहले चॉपर क्या है और पेबुल क्या है इसका मतलब जान लीजिए। चलिए आइए, चॉपर है क्या, चॉपर का मतलब क्या होता है, खंडक, हिंदी में खंडक का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए चॉपर जो है ना मित्रों, अर्थात अ पीस ऑफ स्टोन हुज एजेस। चॉपर का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना आवश्यक है आपके लिए, चॉपर कहें या खंडक। ठीक है, चॉपर का मतलब क्या होता है। ठीक है, a piece of stone whose edges are soft and flat by rubbing of water। समझ में आई बात, a piece of stone whose edges are soft and flat by rubbing of water। मतलब कहने का मतलब यह है कि पत्थर का वह टुकड़ा सपोज दैट, ठीक है, पत्थर का वह टुकड़ा जिसके मान लीजिए किनारे हैं, ये पानी की रगड़ से बाय रबिंग ऑफ वाटर क्या हो गए हैं, चिकने हो गए हैं और सपाट हो गए हैं। समझ में आई बात, ये कहलाता है चॉपर या कहें खंडक। ठीक है, अ पीस ऑफ स्टोन हुज एजेस आर सॉफ्ट एंड फ्लैट बाय रबिंग ऑफ वाटर, मतलब पत्थर का वह टुकड़ा जिसके किनारा होता है ना, जैसे ये पत्थर का टुकड़ा है, इसके किनारे पानी की रगड़ खाकर, पानी के घर्षण से कह सकते हैं क्या हो गया है, चिकने हो गए हैं और सपाट हो गए हैं। इस प्रकार की जो पत्थर उपकरण है वो कहलाता है चॉपर। अब जानिए पेबुल क्या है। अब एक शब्द और आया, पेबुल क्या है। ठीक है, पेबुल संस्कृति बोलते हैं, पेबुल है क्या। पहले पेबुल का मतलब होता है द्विधारी उपकरण। इतना डीपली नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को, खासकर यूट्यूब में। तो द्विधारी उपकरण, ठीक है, इतना यूट्यूब में डीपली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टूल्स है क्या। अब खंडक मैं कर रहा हूं, चॉपर ये है क्या, विदारणी क्लीवर ये है क्या, पता होना चाहिए, भले एग्जाम में ना पूछे। ठीक है, ये द्विधारी उपकरण होता है मित्रों। क्या होता है, द्विधारी उपकरण होता है। ठीक है, द्विधारी उपकरण मतलब एज ऑन बोथ साइड, एजेस ऑन बोथ साइड मतलब दोनों किनारों पर द्विधार बनी होती है, द्विधारी उपकरण होता है। ठीक है, इधर भी धार है और इधर भी धार है। ठीक है, पेबुल होता क्या है जान गए आप, द्विधारी उपकरण होता है। ठीक है, एजेस ऑन बोथ साइड। पेबुल जो होता है चॉपर से बनाया जाता है, सपोज दैट मान लीजिए ऐसा कोई उपकरण है, तो इसके दोनों किनारों को आप ऐसे, ये अभी मान लीजिए कोई चॉपर है, ये चॉपर है, किसी पत्थर का टुकड़ा, अ पीस ऑफ स्टोन, ठीक है, पानी की रगड़ खाकर क्या हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, पतला हो गया और चिकना हो गया। ये आप देख सकते हैं, पतला हो गया, इसकी चौड़ाई घट गई और यहां पर ये चिकना हो गया। तो इस प्रकार ये फ्लैट एंड क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया।
ठीक है, पतला और चिकना हो गया, तो इसे कहते हैं पानी की रगड़ से होता है, ठीक, रबिंग बाई रबिंग ऑफ वाटर, तो ये कहलाता है चॉपर या कहीं खंडक। लेकिन अगर इसको हम दोनों साइड से इस टाइप का कर दें तो ये भी कहला जाएगा, ये अब कहला जाएगा पेबुल, द्विधारी, दोनों साइड में इसके धार बन गई, ये कहलाता है पेबुल। समझ में आई बात? एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन मैंने जानकारी के लिए बताया है। चलिए, तो ये चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसे कभी कभी सोहन संस्कृति भी कहते हैं, सोहन कल्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस पर बात करता हूं। सबसे पहले मित्रों इस संस्कृति का, इस कल्चर का जो उपकरण मिला है, टूल्स मिला है, वो सोहन नदी घाटी में मिला है, सोहन रिवर वैली में मिला है, जो कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ये, ठीक है, सोहन नदी घाटी। तो इस घाटी में प्राप्त उपकरण के आधार पर, ठीक है, टूल्स के आधार पर इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और वो टूल्स कौन थे? यही चॉपर और चॉपिंग, ठीक है, पेबुल, खंडक। समझ आई बात? अच्छा, 1928 एडी में, 1928 ईस्वी में डीएन वाइडिया ने सबसे पहले यहां पे उत्खनन करवाया। उन्हें क्या मिला? टूल्स मिले, सर्वप्रथम उपकरण टूल्स प्राप्त किया, ठीक है, यहां से सोहन नदी घाटी से, इसलिए इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। चलिए, सोहन नदी घाटी में एक स्थान है चौंतरा। क्या है? चौंतरा। ये सोहन रिवर वैली में है, पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान पंजाब प्रांत, ठीक है। इसे कहा क्या गया है? इसे उत्तर व दक्षिण पूर्व पुरा पाषाणकालीन संस्कृति का मिलन स्थल कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तर साइड, नॉर्थ में जो लोअर पैलियोलिथिक टाइम था, एज था, और दक्षिण में जो लोअर पैलियोलिथिक एज था, उन दोनों का मिलन स्थल कहा गया है। सपोज दैट नॉर्थ लोअर पैलियोलिथिक एज, अर्थात उत्तरी पूर्व पुरा पाषाण काल, और यहां पे साउथ लोअर पैलियोलिथिक एज, दक्षिणी पुरा पाषाण काल एज। यहां पर है चौंतरा। क्या है? चौंतरा। कहां पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। तो यहां पर इसे क्या कहा गया है? इन दोनों संस्कृति का, इन दोनों कल्चर्स का मिलन स्थल। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा एक शब्द है हस्तकुठार संस्कृति। एक हस्तकुठार संस्कृति, हस्तकुठार अर्थात हैंड एक्स कल्चर या कहीं कुल्हाड़ी वाला, ठीक है। चलिए, 1863 में मित्रों, 1863 एडी में, 1863 में आर्कियोलॉजिस्ट हैं। क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। इनके बारे में जानने वाली बात यह है कि मद्रास अर्थात तमिलनाडु में पल्लवरम के निकट इनको पहला हस्तकुठार मिला। पहला हस्तकुठार, फर्स्ट हैंड एक्स, ठीक है, पहला हस्तकुठार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में प्राप्त पहला औजार कौन सा है? कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी कहो या हैंड एक्स कहो या हस्तकुठार कहो, एक ही है, ठीक है। किसको मिला? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। कौन थे ये? कब मिला? 1863 में। कौन थे ये? पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक। रॉबर्ट ब्रूसफुट को इसीलिए भारतीय पुरातात्विक स्रोतों का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक स्रोतों का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। मैं फैक्ट सारे लिखवा दूंगा लास्ट में। रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र थे किंग, इनका नाम किंग है। इनको भी अब अतिपरक्कम में जो कहां है? तमिलनाडु में कहां? कोर्तलियार नदी घाटी में, कोर्तलियार रिवर वैली में, तमिलनाडु में एक स्थान है अतिपरक्कम में रॉबर्ट ब्रूसफुट के जो दोस्त थे, मित्र थे, फ्रेंड से, सखा थे, किंग, उनको मिलता है दूसरा हैंड एक्स। पहला मिल चुका रॉबर्ट को, दूसरा मिला किंग को, ठीक है। सेकंड हैंड एक्स हस्तकुठार मिला इनको। चलिए, अब जान लीजिए कि इस समय से, इस काल से, लोअर पैलियोलिथिक एज से पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित कुछ स्थल, कुछ साइट्स, जैसे नर्मदा सोन नदी घाटी, नर्मदा सोन रिवर वैली, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। सिंगरैनी व बेलन नदी घाटी, सिंगरैनी व बेलन रिवर वैली, उत्तर प्रदेश। नदियां याद कर लीजिए, पूछ लेता है बेलन नदी,
ठीक है, उत्तर प्रदेश। चंबल घाटी, चंबल रिवर वैली राजस्थान। प्रवरा व गोदावरी घाटी महाराष्ट्र में। अच्छा, प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, तो प्रवरा गोदावरी नदी घाटी महाराष्ट्र। कृष्णा व तुंगभद्रा नदी घाटी रिवर वैली कहाँ, कर्नाटक, ठीक है। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। माही व साबरमती नदी, माही व साबरमती नदी घाटी गुजरात में। माही नदी के बारे में आप जानते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और ये मेजर साइट्स हैं, ठीक है, प्रमुख इस काल से संबंधित स्थल है। इस प्रकार आपका हो जाता है समापन पूर्व पूरा पाषाण काल का। पूर्व पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया, तो आपका हो गया पूर्व पूरा पाषाण काल कंप्लीट, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज कंप्लीट हो गया। अब पढ़िए मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो सेकंड फेज है, चरण है, वो है मध्य पूरा पाषाण काल अर्थात मिडिल पैलियोलिथिक एज, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। यहां तक आपका हो चुका। चलिए दूसरे फेज की बात करता हूं। इसमें कुछ ही बातें महत्वपूर्ण है, ये याद रखने वाली बात है। स्फटिक, इसमें कुछ टूल्स देखिए इस काल से संबंधित। स्फटिक के पत्थर जिन्हें क्वार्टजाइट कहा जाता है। फलक मिली, फलक अर्थात ब्लेड्स, ठीक है। बेधनी मिली, बेधनी मतलब पॉइंट। खुरचनी मिली, खुरचनी मतलब स्क्रैपर, ठीक है। अच्छा, ये इस काल से संबंधित महत्वपूर्ण टूल्स हैं या कहें औजार हैं। आप अंतर देखिए, यहां पर क्या था, हस्त कुठार था, सबसे मेन पॉइंट ये एग्जाम में पूछा जाता है। इधर से आपको फलक याद रखना है, ठीक है। इधर खंडक था, विदारणी थी। इधर क्या आया, बेधनी और खुरचनी। तो ये पत्थरों की प्रकृति है, नेचर ऑफ स्टोन, ठीक है। अच्छा, एच.डी. संकालिया ने मित्रों प्रवरा नदी घाटी, प्रवरा नदी घाटी कहां है, प्रवरा रिवर वैली महाराष्ट्र में। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एच.डी. संकालिया ने नेवासा को, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी घाटी में स्थित नेवासा नामक स्थान को एच.डी. संकालिया ने क्या कहा, इस संस्कृति का, कौन सी संस्कृति का, मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति का अर्थात मिडिल पैलियोलिथिक एज कल्चर, ठीक है, प्रारूप स्थल माना, ड्राफ्ट साइट, प्रारूप स्थल माना एच.डी. संकालिया ने नेवासा को। यह मध्य पूरा पाषाण काल की बात हो गई। अब इतना ही जानना है, इसमें थोड़ा विस्तृत बताया हूं, एग्जाम में पूछा जाएगा। वीडियो लेंथ बड़ी हो गई है, लेकिन मित्रों याद रखिए मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है कि वास्तव में चॉपर क्या है, खंडक क्या है, विदारणी क्या है, क्लीवर क्या है, पेबुल क्या है। नाम तो सुन लेंगे, जब जानेंगे नहीं उसके बारे में तो क्या मतलब। रट कर पढ़ना और उस चीजों को जानकर पढ़ना, समझ कर पढ़ना, वो अलग मैटर करता है, ठीक है। तो चीजें जानिए, एग्जाम में पूछिए या ना पूछिए, ठीक है। मैं एक्सप्लेन उन्हीं चीजों को करता हूं जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, ठीक है। भले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपसे आना चाहिए। मित्रों जो तीसरा है, तीसरा फेज है पूरा पाषाण काल का, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल अर्थात अपर पैलियोलिथिक एज अर्थात उच्च पूरा पाषाण। चलिए इस समय पर कुछ उपकरण मिले, टूल्स मिले। इसमें मेन चीज तक्षणी मिली। क्या मिली, तक्षणी अर्थात ब्यूरिन, और खुरचनी भी देखने को मिली, स्क्रैपर। फर्स्ट वाले में आपको मिला हैंड एक्स, ठीक है। दूसरे वाले में मिला मध्य पूरा पाषाण काल में, मिडिल पैलियोलिथिक एज में आपको मिला ब्लेड अर्थात हैंड एक्स या कहें हस्त कुठार। क्या मिला, हस्त कुठार। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक है। फलक मिला, और अब मिला उच्च पूरा पाषाण काल में क्या मिला, ब्यूरिन, ठीक है। ब्यूरिन मतलब तक्षणी, ठीक है। फलक संस्कृति किसे कहा गया, मध्य पूरा पाषाण काल में, मिडिल पैलियोलिथिक एज में सबसे ज्यादा फलक की संख्या प्राप्त हुई है, सबसे ज्यादा फलक प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे कभी कभी फलक संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए इस काल की जो महत्वपूर्ण बात है अब करने जा रहा हूं कि पूरा पाषाण काल के तीसरे फेज में, उच्च पूरा पाषाण काल में अर्थात अपर पैलियोलिथिक एज में नक्काशी व चित्रकारी देखने को मिलती है। अब चित्रकारी सामने आ गई पूरा पाषाण काल में, वो भी उसके तीसरे चरण में, पहले दूसरे में नहीं, तीसरे में, ठीक है। नक्काशी व चित्रकारी का विकास हुआ। नक्काशी व चित्रकारी कला का विकास इसी काल में होता है अर्थात डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी एंड पेंटिंग्स, ठीक है। नक्काशी व चित्रकारी कला का विकास हुआ, ठीक है। नक्काशी और चित्रकारी कला का जो साक्ष्य मिला, कहां से मिला, भीमबेटका,
भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में है, यहां से मित्रों विश्व के सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले। विश्व के सबसे पुराने या कहें प्राचीनतम चित्रकारी के जो एविडेंस है, साक्ष्य हैं, वो भीमबेटका से मिले। एविडेंस ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट पेंटिंग्स, ठीक है, सबसे ज्यादा प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका से मिले। कभी कभी कलर भी पूछ लेता है तो आप बताएंगे ग्रीन, हरा, रेड लाल, ब्लू नीला, इन 3 रंगों का प्रयोग भी देखने को मिला है भीमबेटका में, जो शैलाश्रय से चित्र मिले हैं। ठीक है, अब कुल मिलाकर चमकदार प्रस्तर उपकरण बनाए जाने लगे। चमकदार प्रस्तर उपकरण उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिलता है। ठीक है, यह बात समझ में आई मित्रों। भीमबेटका एक ऐसा स्थान है एकमात्र जहां से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तीनों कालों के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। एकमात्र स्थान है, वन एंड ओनली प्लेस है ऐसा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी और थोड़ा सा जान लीजिए उत्तर प्रदेश के लोहदा नाला क्षेत्र। लोहदा नाला जो क्षेत्र है, कुल मिलाकर ये बेलन नदी घाटी के पास का क्षेत्र है। बेलन नदी जो रिवर वैली है उत्तर प्रदेश में, वही ये क्षेत्र है। एग्जाम में लोहदा नाला पूछा जाता है तो आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे। यहां पर 44 पैलियोलिथिक साइट मिली हैं। 44 पैलियोलिथिक साइट, अर्थात पुरापाषाण काल से संबंधित 44 स्थान मिले हैं। कहां से? लोहदा नाला क्षेत्र से। यह बात जानकारी के लिए। ठीक है, यहां से जो मुख्य बात है कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, अस्थि निर्मित मतलब बोन मेड स्टैचू, ठीक है, हड्डियों की बनी हुई स्टैचू, प्रतिमा किसकी? मातृ देवी की, मदर गॉडेस की जो स्टैचू है यहां से पाई गई है और जो वर्तमान संप्रति कौशाम्बी म्यूजियम में रखी हुई है। ये बात याद रखिएगा। इसी काल में, उच्च पुरापाषाण काल में ही आधुनिक मानव, मॉडर्न मैन या कहें कंप्लीट मैन, पूर्ण मानव या कहें ज्ञानी मानव, ठीक है, होमोसेपियंस, क्या कहलाता है? होमोसेपियंस है। आधुनिक माने किसे कहा गया? होमोसेपियंस के, होमोसेपियंस को। तो होमोसेपियंस का विकास भी इसी काल में होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम। कौन सा? उच्च पुरापाषाण काल। होमोसेपियंस को क्रोमैग्नन भी कहा जाता है, क्रोमैग्नन। तो ये बात हो गई आपकी उच्च पुरापाषाण काल की। किसकी हो गई? उच्च पुरापाषाण काल। तो आपने पाषाण काल पढ़ लिया। पाषाण काल में पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है आज। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आपको पढ़ना है, ये 2 हो जाएंगे तो आपका पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा। फिर नया टाइम आएगा आपका कांस्य युग। क्या होगा? कांस्य युग। ठीक है, तो बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? टेंशन नहीं लीजिए कि वीडियो की लेंथ बड़ी हो चुकी है, कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी है। आप ये देखिए, आप ये अनुमान लगाइए कि चीजें आपने क्या सीखी। ठीक है, मायने ये रखता है कि आप हस्त कुठार सुन रखे हैं, आपने फेबुल सुना, आपने चौपर सुना, आपने खंडक सुना। अब थोड़ा सा जान भी लीजिए दरअसल है क्या। हमारे पूर्वज जो ये लोग थे इस समय के, ये क्या, ऐसा कौन सा औजार यूज करते थे, तो इनको जानना आवश्यक होता है। जानने से कुछ कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जानना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फैक्ट इसमें लिखे थे वो आपको लिखना है और उनको याद करना है। मन मस्तिष्क पर अपने लंबे समय तक इसको बैठा कर रखिएगा। आपको YouTube में इस तरह का इतनी गहराई में नहीं मिलेगा यहां से एक ऐसा पार्ट, ठीक है, जो मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर। आपको लेकर चलूंगा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनका समापन, फिर कांस्य युग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। ठीक, और चलते चलते लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू वेरी मच।